नाजरीन आदाब, प्रोग्राम बात से बात निकली का एक और ताज़ा शुमारा लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, बज़ाहिर मौसीकी की कोई ज़बान नहीं होती। फ़ानूनी लतीफ़ा में मौसीकी और संगीत एक ऐसी अदा है, फ़न है, जो हर दौर में सर चढ़ के बोला है। कश्मीर के विरसे में जहां इब्तिदा से सूफियाना मौसीकी का सेहतमंद रुझान देखा जाता है, वहीं हमारे पास लोक संगीत का एक पेशपहा सरमाया मौजूद है। नामी ग्रामी फनकारों और गुलकारों की एक लंबी फहरिस्त हमारे पास है। नाजरीन, आज हमारे जो मेहमान स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, वो वादी के एक मशहूर और मारूफ गुलकार और फनकार राजा बिलाल साहब है। राजा बिलाल साहब, आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने स्टूडियोज में बुलाया, इसके लिए मैं बहुत ही मशकूर हूँ दूरदर्शन का। जी, राजा बिलाल जी, लगता है दो नाम है, राजा और बिलाल। जी, कोई खास बात इस नाम से जुड़ी है? ऐसी कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे जो घरों में रिवाज हुआ करता था कि दो नाम रखते थे, एक निकनेम होता था जी, और दूसरा जो नाम रखते थे जी, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वैसा ही कुछ है कि मेरे घर में मुझे राजू के नाम से पुकारते हैं और नाम जो मेरा रखा गया ननिहाल के साइड से, उन्होंने बिलाल रखा नाम। अच्छा जी। तो पापा के साइड से मुझे राजू बुलाते थे। तो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी थी ये। अच्छा। वो ये बोलते थे और ये बोलते थे। तो फिर जब मेरी रजिस्ट्रेशन का टाइम आया, स्कूलिंग का रजिस्ट्रेशन का टाइम आया, तो मेरे जो दादू थे, अल्लाह उनको मगफिरत करे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, दोनों नाम रखते हैं, राजा भी रखते हैं, बिलाल भी रखते हैं। फिर मेरी नाम की रजिस्ट्रेशन हो गई राजा बिलाल के नाम से। तो ये आपके दादाजी की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी जी जी, ये दादाजी ने रखा। जी जी, बहुत बहुत खूबसूरत नाम है आपका और बहुत यूनिक नाम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, राजा बिलाल साहब, म्यूजिक फील्ड में आना ये आपका सपना था, शौक था, या वजह कुछ और थी? क्या वजह थी आप इस फील्ड में आए? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये कहूँगा कि मेरा सपना नहीं था, या मुझे पता नहीं था मुझे किस फील्ड में जाना था जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी। तो ये वाकया है कि मेरा बचपन में ही ये हुआ, मैं इस फील्ड में आया, इस फील्ड से मैं जुड़ा। क्योंकि जब मैं स्कूल जाया करता था, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि असेंबली होती है स्कूल की, जैसे हम उठते हैं, प्रेयर पढ़ते हैं, सारी चीज़ें होती है। तो एक बार मेरे टीचर, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा है, शमीम साहब, उन्होंने वहाँ पे असेंबली में कहा कोई है बच्चा जो कुछ भी यहाँ पे सुनाए। हमारा स्कूल मोहल्ले में हुआ करता था। तो मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं नात पढ़ूंगा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई, मैंने नात पढ़ी वहाँ पे। और मुझे नहीं पता था तब पिच क्या होती है, किस टोन में मुझे गानी है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने ऐसे खड़े होकर नात पढ़ी। तो अभी मुझे याद है कि मोहल्ले वाले ने वहाँ पे खिड़कियाँ खोली उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि फिर मुझे बहुत ही अप्रिसिएशन मिली, स्कूल में मिला करती थी हमेशा। फिर मेरे कंधों पे जिम्मेदारी रखी गई स्कूल में कि आप ही असेंबली की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाया करेंगे। तो वो सिलसिला वहाँ से चल पड़ा। तो उसके बाद जब मैं इज्तिमाज में से हिस्सा लेता था, तो वहाँ पे एक बार मैंने दस्तगीर साहब गौसपाक रहमतुल्लाह, वहाँ पे एक इज्तिमा था, मैंने हिस्सा लिया, मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उसके बाद मैं घर आया तो मैं बीमार पड़ गया। हाँ, बीमार पड़ गया मैं। डॉक्टर्स के पास मुझे लिया गया। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, इसको कुछ नहीं है। मैं मुझे पता नहीं क्या था, अनकॉन्शियस होता था मैं या कुछ। फिर कहते हैं ना वो कश्मीर का एक अलग सा एक नज़र छलज या नज़र माची है क्या माची, वो ऐसा कुछ कहते थे। मगर मेरा मामा जी एक बुजुर्ग के साथ वाबस्ता थे। हाँ, क्योंकि हमारे ननिहाल के साइड से बड़ा सूफी माहौल था वहाँ पे ऐसी महफिलें हुआ करती थी। मेरे मामा जी खुसूसन इन महफिलों में हिस्सा लेते थे। सूफीज़म की महफिलों में, सूफियाना महफिल समा में। तो उनकी वाबस्तगी थी एक बुजुर्ग के साथ। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे लिया। उनका नाम है सईद मोहम्मद अशरफ शाह कादरी साहब थे, उनका नाम था। तो मुझे लेके गए वहाँ पे दुआ के लिए। तो मैं गया उनके साथ, मैं बहुत छोटा था। 8 या 9 साल का मैं था तब।
तो मैं जब गया वहां पे तो उनके बाल यहाँ तक थे, बड़ी बड़ी आंखें, यंग ही थे वो, ज्यादा बड़े नहीं थे। तो मेरे मामा जी ने उनको कहा कि ऐसा है, बच्चा बीमार है, इज्तिमा करके आया, अशबासा मिशन नजर लजमुस ना, ऐसे कश्मीरी में कहा कि अशबासा नजर छे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये इसको यहाँ पे आना था। अच्छा, मतलब ये एक बात उसने कही कि इसको यहाँ पे आना था, ये जर्नी है, ये अब स्टार्ट हो गई, इसको आना था। अच्छा। तो फिर कुछ नहीं दिया, ना दुआ दी, ना कुछ तावीज दी, कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ मेरे मामा जी को कहा कि वहां पे हारमोनियम है क्या, वो इसको दे दो। अच्छा। हाँ, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो वो हारमोनियम मुझे दिया गया। वहां पे बच्चा होता है ना, खेलता है, जब आवाज निकलती है, तो मैंने ऐसे ही खेला, आवाज निकलती, मैं खुश हो गया। तो कहा कि इसको ये दे दो, जाओ। उठा के दिया मुझे हारमोनियम, और आप यकीन नहीं करेंगे, तब से अभी तक मुझे नहीं पता मैं किस दुनिया में हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने कही जी। राजा बिलाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि फिर इस फील्ड में प्रोफेशनली आप कैसे आए, कोई कोर्स आपने हाँ, इस ये चीज के लिए? ये सिलसिला स्टार्ट हो गया ना, फिर वहीं से मेरी स्कूलिंग भी यहाँ से चलती गई। तो फिर मगर मेरा ज्यादा तवज्जो फिर रहता था इसी की ओर, मौसीकी की ओर, क्योंकि मेरा वहां पे कहते हैं ना वो नजर करना, एक रूहानी नजर डालना, वही हो गया वहां पे। मेरा सारा तवज्जो इसी की ओर रहता था। स्कूलिंग भी चलती थी, क्योंकि पापा मतलब पापा की साइड से उनका वो बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था। अच्छा। वो कहते थे पढ़ना है, वो ये करना है, वो करना है, क्योंकि हमारे खानदान में इससे कोई वाबस्ता नहीं है मौसीकी के साथ। तो उसके बाद सिलसिला स्टार्ट हो गया, फिर मैं सीखना स्टार्ट किया मैंने ऐसे ही लोकली। फिर वहाँ पे हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि पीर साहब थे वहाँ पे, बड़ी बड़ी महफिलें लगती थी वहाँ पे, बड़े लोग गुलकार आते थे। हाँ, वहाँ पे मेरी मुलाकात हो गई गुलाम अहमद सोफी साहब से। अच्छा। वो मुझे मिले वहाँ पे, तो उनको मैं बड़ा प्यारा लगता था, और मतलब बहुत प्यार करते थे मुझे अपनी बेटी की तरह वो प्यार करते थे। उन्होंने कहा भी एक बार, क्योंकि उनका एक बेटा गुजर गया था, उन्होंने कहा एक बार वहाँ पे कि मुझे वही नजर आता है आप में। अच्छा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इतने बड़े दिग्गज, इतने बड़े फनकार ऐसी बात करें। तो फिर सिलसिला ऐसा रहा कि मैं उनकी सरपरस्ती में रहा वहाँ पे, उनकी सरपरस्ती, उनका हाथ मेरे ऊपर था। यहाँ से मैं सीखता भी था, लोकली सीख रहा था, मतलब ऐसे इंटरनेट तब नहीं था, ठीक है, तब ऐसे ही हम जाया करते थे, सीखते थे थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा स्टूडियोज में जाया करते थे। तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग मुझे याद है काजी रफी साहब, क्योंकि काजी रफी साहब के कोई वहाँ पे आते थे पीर साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि इसका जरा कुछ रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा। क्या इसकी आवाज, वो भेजा मुझे वहां पे। काजी रफी साहब ने मुझे हाथ पकड़ के मुझे लिया रीमैक्स स्टूडियो, मुझे अभी भी याद है। तो मेरे 5 गाने वहां पे रिकॉर्ड किए उसने, काजी रफी साहब ने। तो जब मैंने रिकॉर्डिंग, मतलब 5 गाने जब मैंने किए वहां पे, मुझे अभी भी याद है, रवि जी हुआ मतलब होते उनका, जिनका वो स्टूडियो था, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मतलब याद है मुझे, इतना एंथुसियाज्म उन्होंने मुझे दिया, इतना अप्रिशिएट किया मुझे लगा कि मैं कश्मीर का नंबर 1 सिंगर हूं तब। तो क्योंकि मैंने वो तब मिक्स डाउन रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, मैंने वो एक ही टेक में सारे गाने लिए, एक टेक में मैंने सारे गाने लिए। काजी रफी साहब ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, कहा कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा करोगे आप आगे जाओ, आप सीखो धीरे धीरे। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता गया, आगे बढ़ता कोर्स वगैरह कोई आपने किया? फिर मैंने ये कीबोर्ड का एक कोर्स मैंने किया, डिप्लोमा कोर्स मैंने कीबोर्ड का किया, मेरे पास है वो डिप्लोमा कोर्स है। तो उसके बाद मैंने एक वोकल का कोर्स एक किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ गया धीरे धीरे, क्योंकि मेरा शौक ही था ना ये, इस चीज से मेरी वाबस्तगी। और सबसे बड़ी बात है, मैं इनोवेटिव बचपन से था। अच्छा। मैं चाहता था कि कुछ नया करूं, नया सीखूं। हाँ, मैं चाहता था कि कुछ इनोवेटिव चीजें पे मैं काम करूं। या मैंने स्टार्ट किया वहां पे, आज से तकरीबन 16 साल पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया म्यूजिक का। अख दलील लोलच एक फिल्म बनी, जिसके प्रोड्यूसर तारिक जावेद साहब थे। तो उसमें मैंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, फ्यूजन मैंने किया। ये तकरीबन 15 साल पहले की बात है। तो माशाल्लाह वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो प्रोफेशनली इस फील्ड में आप कितने वक्त से हैं? 90 तकरीबन 92 में मैंने पहला ऑडिशन किया, रेडियो श्रीनगर से मैंने ऑडिशन किया। तो उसके बाद मेरी एक प्रोफेशनल, बाज़ाब्ता प्रोफेशनल वे में आया इसमें, क्योंकि वहाँ पे मरहूम गुलाम नबी शेख साहब, उनसे मेरी मुलाकात हो गई वहाँ पे। तो मरहूम शेख साहब ने मुझे भी, मतलब मुझे बहुत सराहा उन्होंने कि पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल।
खुशनसीबी है कि मेरी कि उन्होंने ही मेरा पहला ऑडिशन किया। अच्छा। हाँ, और खुशनसीबी ये है कि मैं फर्स्ट ऑडिशन में ही पास हो गया। जी। नहीं तो गुलाम नबी शेख साहब एक दिग्गज कलाकार थे, उनके सामने मतलब बैठना ही बहुत बड़ी बात बहुत थी। बड़ी बात थी। तो मेरा ये है कि फर्स्ट ऑडिशन में ही उन्होंने मुझे पास किया और फिर मुझे ये बताया कि आप मेरे घर आ जाओ, मैं आपको कंपोज करके कुछ चीज़ें दूंगा। तो माशाल्लाह उन्होंने दी भी मुझे कुछ कंपोजिशंस, मैंने वो गाई। फिर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे, अल्लाह उनको मगफिरत करे। तो उसके बाद सिलसिला स्टार्ट हो गया, फिर मैं मिला, उसके बाद मुलाकात हो गई मेरी कृष्ण लंगू सर से, मेरी मुलाकात हो गई, पंडित कृष्ण लंगू सर। तो उनके जो प्रोजेक्ट हुआ करते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लेते थे वो, उनका अरेंजमेंट मैं करता था, म्यूज़िक का अरेंजमेंट। अभी भी माशाल्लाह हम इकट्ठे काम करते हैं, मैं उनका अरेंजमेंट करता हूँ। उनसे भी मैंने बहुत सीखा, क्योंकि ये होती है ना, मतलब ये नज़र होती है। मैंने कहा ना आपको मेरा कनेक्शन कहाँ से है, मैं पहले मिला किसी से, उसने नज़र डाली, फिर उसी का ये होता है कि उसी की बदौलत फिर ये चीज़ें आती है ज़िंदगी में। तो मिलता गया मैं, फिर करता गया मैं आगे आगे फिर काम। तो आप ए ग्रेड ग्लोकार हैं, तो वो ग्रेड के बारे में बताइए, कैसे आपने ऑडिशन दिया और कैसे वो ग्रेड आपने हासिल की? मैंने ग्रेड पहले मैंने कहा आपको बी ग्रेड मैंने किया। उसके बाद सिलसिला होता है एक अपना उनका एक मैकेनिज्म होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन हिसाब से उसमें वक्त होता है कि कितनी देर के बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो दूसरे ग्रेड के लिए। तो वो मैंने किया, बी हाई के लिए मैंने अप्लाई किया। अच्छा, उसकी बात मुझे याद एक है, जब मैंने बी हाई के लिए अप्लाई किया, तो मैं कहूँगा आज ये बात यहाँ पे, मुझे वहाँ पे यहाँ से बोर्ड बुलाई थी उन्होंने 2 बंदों की, क्योंकि वो बी हाई का ऑडिशन जाता है बाहर, तो वहाँ पे वो देखते हैं। यहाँ से 2 बंदे थे लोकली यहाँ से। मैंने रिकॉर्डिंग की थी, जस्ट मेरे 3 गाने करने थे। 15 मिनट में मैंने वहाँ पे रेडियो जाके मैंने वो गाने आधे घंटे में मैंने किए गाने। ऐसे आके मैं चला गया। हाफिज साहब मुझे कहते हैं, जब हमने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी, वहाँ पे नाम नहीं होता है। अच्छा। वहाँ पे कोड होता है। कोड होता है। हाँ, वो कहते हैं जब हमने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी, यहाँ से एक बोर्ड में 2 थे ना, 2 बंदे, एक हाफिज साहब और दूसरा एक नाम था, मगर नाम नहीं कहूंगा मैं। अच्छा। तो कहा कि जब आपका गाना चला, वहां पे बहुत सारे और भी बंदे होते। तो जब सुना तो ये दूसरा जो बंदा है, ये कहता है ये अप टू मार्क नहीं है, ये ठीक नहीं है क्या। मैं भी बैठा था वहां पे। उसने कहा कि जब इसने कहा ये अप टू मार्क नहीं है तो मैं क्या कहता। मगर साउथ का एक था वहां पे, क्या साउथ का एक बड़ा अच्छा खासा था, वो म्यूजिक में नॉलेज थी उसको, जबरदस्त म्यूजिक की। उसने कहा उसको, अरे भाई साहब क्या कहते हैं आप, ये तो लाव लगा के गाता है, ये तो दिल से गाता है, आप इसकी आवाज सुनिए। क्या आप इसकी आवाज सुनिए, ये देखो ये कितना माहौल लगता है, कश्मीरी माहौल जैसा लगता है। ये देखो साउंड क्या करता है, इसकी एम्बियंस देखो क्या है, इसका सोच देखो क्या है। हाफिज साहब मुझे कहते हैं कि वो चुप हो गया, उसने कोई दूसरी बात नहीं कही, क्योंकि आगे से बंदा ही था, उसका वेट ही था वैसा, मतलब अपने फन में, हाँ अपने फन में उसका था। तो उसके बाद मेरा बी हाई क्वालिफाई हो गया। अच्छा। ठीक है, बी हाई के बाद मैं गया अप्लाई करने के लिए। जब वक्त गया तो मैं गया अप्लाई करने के लिए, फॉर्म्स निकले थे, रेडियो श्रीनगर से निकले थे फॉर्म्स, तो मैं अप्लाई करने के लिए गया था। मेरे अभी अप्लाई करने में 2 महीने अभी मुझे रुकना था। अच्छा। तो मैं जब गया, मेरी उन दिनों कुछ कंट्रोवर्सीज थी, रेडियो में चल रही थी, कुछ होते हैं फील्ड में, मतलब जब कोई आगे जाता है तो होते हैं ना कोई बंदे जो आगे जाने नहीं देते। तो वो उनकी वो जलन होती है, मगर वो जलन की तक ही रहती है। फिर कहाँ वो उसको कहाँ रोक सकते हैं जो कोई टैलेंटेड होता है। मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, मैं ओवरऑल अपना टैलेंट इंसान को खुद ही आगे पहुंचा देता है। तो जब मैं अप्लाई करने के लिए गया, उसने मुझे कहा कि, मुझे अभी याद है कोई था वहां पे, उसने कहा कि अभी आपके 2 महीने हैं बिलाल साहब, आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, जबकि उन्होंने भेजे थे कुछ ऑडिशंस जिनको अभी 6-6 महीने थे। तो मैं वो 2 महीने भी रुका। उसके बाद जब मैंने 2 महीने के बाद अप्लाई किया, उसके बाद माशाल्लाह मेरा ए ग्रेड भी आ गया माशाल्लाह। और उसके बाद मेरा कंपोजिंग में भी ग्रेड आ गया, तो वो भी मैंने क्वालिफाई किया। और हिमायू साहब ने मुझे कहा कि, खुद कहा है उन्होंने मुझे कि ये जो आपने इतनी छोटी उम्र में, उसी के टेनवर में मैंने किया कि आपने इतनी छोटी उम्र में ये ग्रेड हासिल किए हैं। जी।
क्या? माशाल्लाह, सच में इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल करना जी, जी, ये जी। सबके लिए मुमकिन नहीं होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। सबकी किस्मत में नहीं होता है। जी। तो चलिए राजब लाल साहब, आपने जैसे कहा कि आपके घर से कोई भी इस फील्ड से वाबस्ता नहीं था, कोई नहीं था, तो आज आपके घर में कोई है जो इस फील्ड से बिलोंग करता है, इस फील्ड से जुड़ा है? शायद आपको मेरे बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। जी। हाँ, है मेरे घर में। मेरी बेटर हाफ, फिर मेरी एक लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया कि मेरी शादी हो गई। वो भी, मेरी बेगम भी इसी फील्ड से वाबस्ता है। माशाल्लाह अच्छा खासा नाम है उनका इस फील्ड में, जिनका नाम शाही मुमताज़ है। हाँ जी। तो फिर वो वाबस्ता है इस फील्ड से, मौसीकी की फील्ड से वो वाबस्ता है। तो माशाल्लाह ये आपकी खुशनसीबी है कि आपकी हमसफर, आपकी शरीक हयात जो हैं वो भी इसी फील्ड से जुड़ी है। जी, 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 जी। तो राजब लाल साहब, आप मुझे बताइए कि आप दोनों ने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ है, जी। वो आपने अलग अलग रखी है, या आपकी पर्सनल लाइफ में भी म्यूजिक का कुछ हिस्सा है, कुछ म्यूजिक जुड़ा है? क्या आप रियाज एक साथ करते हैं? हाँ, वैसे ये तो जाहिर सी बात है, जब हम एक ही फील्ड से जुड़े हैं तो रियाज तो बनता ही हाँ, है। हाँ। तो मैं उस मामले में मैं कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ, मैं अपना रियाज का टाइम देता हूँ। और वो भी रियाज करती है, मतलब मेरे साथ बैठ के रियाज करती है, मेरे साथ बैठ के स्टूडियोज में होती है। तो वो मेरा हेल्प करती है, क्योंकि हमारा होम स्टूडियो भी है। वो कभी मेरे गाने रिकॉर्ड करती है, मैं उसके गाने करता ही हूँ रिकॉर्ड। तो ऐसा प्रोफेशनल, ऐसा मतलब ये लाइफ ऐसे ही चलती है। मैं आपको बिल्कुल। बता दूं कि मैंने आप दोनों के डुएट सॉन्ग्स काफी सुने हैं जी। और मुझे बहुत पसंद भी है। तो एक सॉन्ग है आपका, आप दोनों ने एक साथ गाया है, रावान यशाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि आप 2 लाइन्स उसकी गुनगुनाइए। उससे पहले मैं बड़ा मशहूर हूँ दूरदर्शन का। वो दूरदर्शन की बेसिक ओरिजिनल रिकॉर्डिंग वो यहाँ की है। बड़ा मशहूर हूँ मैं दूरदर्शन का। उन्होंने ही उस गाने को रिकॉर्ड करवाया अच्छा। मुझे, और वो लोगों ने बहुत ही पसंद किया जी, उस जी। गाने को, और वो चलता भी बहुत है। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा 2 लाइनें पेश कर रहा जी, हूँ यहाँ बिल्कुल। पे। रावान यशवादन है तस्कत करारा से, तस्कत करारा से क्या जाने दिलुक ददवन है यस ताज बहारा से, ताज बहारा से रावान यशवादन है तस्कत करारा से, तस्कत करारा से। I'm sorry. नहीं, इट्स ओके। राजब लाल साहब, आप बहुत इमोशनल हो गए। क्या कोई जिंदगी का ऐसा लम्हा आपको याद आया? I'm sorry. देखिए, जिंदगी में हमेशा मतलब 2 पहलू होते हैं जिंदगी के। खुशी भी होती है और गम भी होता है। मेरी जिंदगी में मैं बताऊंगा कि सबसे जो मेरे लिए ना हिलाने वाला जो पल था, वो ये था कि मेरा पापा सुबह निकला, ऐसे साइकिलिंग करने निकले। वो मामा को कहा था, मैं मम्मी को जीजी कहता हूँ, जीजी को कहा था कि मैं थोड़ा सा टहलने जा रहा हूँ। साइकिल निकाला था तो फिर उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ था। वहीं पे मतलब गिरे थे वो उस साइकिल से, तो उनकी डेथ हो गई। ये अफसोस ये रहा कि मैं आखिरी पल में उसके साथ नहीं रहा, और मैंने आखिरी पल में उसके साथ बात नहीं की, और ये था गम वाला पहलू। अल्लाह मगफिरत करे उनकी। आमीन। खुशी का पहलू ये होता है, मेरी जिंदगी में खुशी का पहलू ये होता है, जब मैं सुबह निकलता हूँ, जब मेरी माँ जीजी जब मेरे लिए दुआ करती है,
तो वो मेरे लिए सबसे खुशी का पल होता है। ये दो पहलू है जिंदगी अल्लाह के। ताला उन्हें हमेशा उनकी हिफाजत करे और आमीन, हमेशा आमीन। आपके लिए वो यूं ही दुआएं करती रहें, क्योंकि आमीन। माँ की जो दुआ होती है आमीन। कहते हैं सीधे अर्श पर पहुंच जाती है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। हम दुआ करते हैं कि हमेशा आपकी माँ जो है सेहतमंद रहे और जी, हमेशा आमीन। आपके साथ रहे। आमीन आमीन। तो राजा बिलाल साहब, 21वीं सदी का भारत आज विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ रहा है और यह सब संभव हो रहा है अपना कर्तव्य निभाते हमारे आय करदाताओं के योगदान से। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न 15 मार्च 2022 तक फाइल करनी होगी। इसलिए 15 मार्च 2022 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य फाइल करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ब्याज या दंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। यही नहीं, किसी भी असमायोजित व्यावसायिक हानि अथवा पूंजीगत हानि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। बात अगर करें बॉलीवुड की, हमने सुना है कि आप काफी वाबस्ता है बॉलीवुड से, जी। तो उसके बारे में जरा कुछ बताइए। देखिए मैं हमेशा टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहा हूँ। मतलब इसमें कोई शक नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को शाम को बैठ के इंटरनेट पे बैठ के मैं अपने आप को अपडेट करता हूँ। मैं इन्हीं गैजेट्स के बारे में पढ़ता रहता हूँ, मतलब साउंड के बारे में पढ़ता रहता हूँ। साउंड क्या है, अरेंजमेंट, म्यूजिक अरेंजमेंट, नई टेक्नोलॉजी क्या है। तो मैंने जो आपको कहा था कि मैंने एक फिल्म की थी आख दलील लोलिच, उसका म्यूजिक कहीं पे सुना था, शायद विशाल भारद्वाज ने कहीं पे सुना था, यूट्यूब से सुना था। फिर मेरे साथ कांटेक्ट किया गया कि उनकी एक फिल्म बनानी है उनको, हैदर। तो उसमें एक पोर्शन है, एक मतलब म्यूजिक का एक पोर्शन है एक गाने में, तो वो हम करना चाहते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद जब मेरे से कांटेक्ट किया गया तो मैंने जब वो कंपोजिशन सुनी तो उसमें एक अरेंजमेंट था, कश्मीरी अरेंजमेंट, म्यूजिक अरेंजमेंट था उसमें, वो मैंने किया उसका। और माशाल्लाह विशाल भारद्वाज बहुत खुश हो गए वो काम देख के, मेरा काम देख के। और मैंने परकशन, कश्मीरी परकशन उसमें प्ले किए मैंने। तो वो मैंने किया, वो मेरा उसमें थोड़ा सा हिस्सा है मेरा उसमें। तो उसके बाद यहाँ पे भी जो फिल्में आप कहिए मुइज़रात, हबा खातून के बाद एक सिलसिला थम सा गया था फिल्मों का, तो बनने लगी। फिर यहाँ पे भी कुछ फिल्म मेकर्स उठे, हमने मतलब हम इकट्ठे हम उठे कि हमने कहा कि नहीं चलिए फिल्म बनाते हैं, कश्मीर की अपनी फिल्म बनाएंगे कश्मीर की। तो उसमें हमने बनाई ये जो मैंने कहा आख दलील लोलिच बनाई, उसका म्यूजिक मैंने किया। और हमने वो कश्मीर डेली बनाई। कश्मीर डेली फिल्म बनाने में मेरा तकरीबन 90% रोल है। हाँ, उसमें मेरा बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने चाहा था कि हम फिल्म बनाएंगे, यहाँ पे वो करेंगे, ये करेंगे। तो उसका फुल फ्लेज्ड म्यूजिक मेरा है, कश्मीर डेली का मैंने म्यूजिक किया है। बिल्कुल। तो ये सिलसिला चलता गया। उसके बाद मेरे कांटेक्ट बढ़ते गए बॉलीवुड के साथ, क्योंकि जब उन्होंने काम देखा, फिर होता है ये सिलसिला स्टार्ट होता है। तो फिर आजकल मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, गजल प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ आजकल। हाँ, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि कश्मीरी सिंगर और बॉलीवुड सिंगर इकट्ठे गा रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। तो जसविंदर जी मेरे साथ उसमें गा रही है, और भी बहुत सारे सिंगर्स पाइपलाइन में है, वो भी उनका टाइम लेके हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो वो मेरा प्रोजेक्ट अभी करंट प्रोजेक्ट वही है मेरा। तो राजा बिलाल साहब, बात उठी करंट प्रोजेक्ट की, तो उस प्रोजेक्ट का कोई ऐसा गाना जिसकी 2 लाइन्स आप यहाँ पर गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ, हाल ही में एक गाना मैं रिकॉर्ड करके आया, जो जसविंदर जी और मैंने गाया है। थोड़ा सा एक लाइन में गुनगुनाऊंगा। जी बिल्कुल। तेरी यादों के झोंके जब आते हैं, तेरी यादों के झोंके जब आते हैं, गुलशन में क्या क्या रंग लाते हैं, तेरी यादों के झोंके जब आते हैं। ये उसकी थोड़ी सी 1-2 लाइन है। राजा बिलाल साहब, आपकी आवाज इतनी मीठी है, शुक्रिया, बहुत सच में दिल को छू लेती है जी। और इसलिए हम सच में आपके बहुत बड़े फैन हैं।
तो ये बात रही संगीत की, आपने इंस्ट्रूमेंट्स की बात छेड़ी थी, तो जी। खुद आप कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि पहले ही मैंने आपको कहा कि जब महफ़िल समा यहाँ पे लगता था, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि इंस्ट्रूमेंट आते थे वहाँ पे बजाने के लिए वो। तो मैं कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स तकरीबन बजाता हूँ मैं सारे। सारंगी को छोड़ के वो भी बजाता था थोड़ा सा, मगर रबाब में बजाता हूँ। कश्मीरी मटका होता है वो मैं बजाता हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, परकशन इंस्ट्रूमेंट जो कश्मीरी है वो सारे मैं बजाता हूँ। और उसके अलावा मैंने कहा आपको, मैंने कीबोर्ड का, मैं यहाँ पे मैंने तकरीबन बहुत सारे गानों का मैंने अरेंजमेंट किया है, म्यूजिक कीबोर्ड मैंने प्ले किया है, वो मैं बजाता हूँ। गिटार में प्ले करता हूँ, पैड थोड़ा सा प्ले करता हूँ, मतलब ये मिला जुला के मैं सारी चीजें तकरीबन प्ले करता हूँ, क्योंकि मैं अरेंजमेंट खुद करता हूँ अपने गानों का, मैं खुद अरेंजमेंट करता हूँ। बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो ये एक होना चाहिए इंसान में कि वो उस मल्टी टैलेंटेड होना जी, चाहिए, आजकल के और ज़माने में माशाअल्लाह बहुत ही आप ज़रूरी है। बहुत मल्टी टैलेंटेड है। जी। राजा बिलाल साहब, आपसे कई सारी बातें और करनी है, दिल में तो कई सारी बातें आ रही हैं, जी, लेकिन जी, जी। वक्त की कमी की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आखिर पर आपसे मैसेज लेना चाहेंगे हमारे यूथ के लिए जो इस फील्ड में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहूँगा कि मैं पहले जब मैंने स्टार्ट किया वेस्टर्न से मैंने स्टार्ट किया था, मैं घराना मेरा फोक था, वहां से मैं जी। निकला, फिर मेरी ज्यादा रुगत हो गई वहां से, मगर मैं सर्कल घूम के आया, पूरा सर्कल ये घूम के, गिटार भी मैंने बजाया, पैड भी मैंने, ड्रम्स भी मैंने बजाए, ओके। ठीक है, मैंने सारी चीजें, और बजाता भी हूँ ये जी। सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद इस सर्कल घूम के मैं वापस आया अपने किस पे, अपने पॉइंट अपने कश्मीरी पे, ठीक है। मेरी मैसेज ये रहेगी सबके लिए, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है। मेरी मैसेज ये रहेगी कि अपने कश्मीरी मौसीकी, जो कश्मीरी जो सोज है, कश्मीरी जो रंग है, जी। कश्मीरी जो लिरिक्स है, जो यहाँ के पॉइट्स है, उन पे आप काम कीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी आवाजें हैं, ठीक है। और ये ऑटो टून वाटो टून ये चीजें ठीक नहीं है, नहीं है। क्योंकि आपका अगर गाना अगर आपका रोबोटिक साउंड करेगा, इलेक्ट्रिक साउंड करेगा, वो आने वाले वक्त में चलने वाला नहीं है। इसलिए आप नेचुरल चीजों पे काम कीजिए, ठीक है, उनके ऑर्गेनिक चीजों पे काम कीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। उसमें अगर आपको मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं हमेशा पेश रहूंगा, ये मेरी मैसेज रहेगी। बहुत बहुत खूब, और आपने ये एक बहुत अच्छी मैसेज दी कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हैं, जो भी आपसे मदद लेना चाहते हैं वो आपसे जुड़ सकते हैं। राजा बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियोज तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, डायरेक्टर यहाँ के दूरदर्शन के स्टाफ का, पूरी टेक्निकल टीम का, मनहाज साहब का प्रोग्राम जो है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हमारे तनवीर साहब है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम बात से बात निकली। अल्लाह ने चाहा अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह ने के बाद।